नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं पर, और इन विशेषताओं में देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के शहरीकृत जो नगरीकृत योजना थी उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम इस पर। हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं, तो उसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं आप सबको पता है कि सबसे प्रमुख विशेषता नगरीकरण था, है ना। क्या था? नगरीकरण था। स्मार्ट सिटी जो आज हमें दिखाई देती है, स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा दिखाई देती है, वो कहीं से हमें यहीं से प्रेरणा देती है। परंतु मैं आपको दो शब्द यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें क्या लगा हुआ है। एक शब्द लगा हुआ है सभ्यता। तो एक तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि एक तो हमारे जीवन में सभ्यता और एक है संस्कृति। बोलिए, सभ्यता और संस्कृति। कई लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, कई छात्रों को, कई लोगों को, बच्चों को ये समझ में नहीं आता संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। तो संस्कृति क्या है बताइए। तो हम कहते हैं ये समाज बहुत सुसंस्कृत है, ये समाज बहुत सभ्य है। हमने पाषाण काल पढ़ा पर संस्कृति और सभ्यता शब्द का यूज नहीं किया। ताम्र पाषाण काल पढ़ा तो हमने कहीं ना कहीं उसमें संस्कृति शब्द का यूज किया। तो संस्कृति और सभ्यता क्या, और हड़प्पा में हमने सभ्यता शब्द का यूज किया, ऐसा क्यों? तो इसे समझने का प्रयास कीजिए, तो क्योंकि है ये है बहुत ही ज्यादा समझने वाले और हमें अपने विषय से जोड़ने वाले शब्द, क्योंकि बार बार हम यूज करेंगे यह संस्कृति है सभ्यता, ठीक है कि नहीं। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति एक ज्ञान है। संस्कृति मतलब ज्ञान है ना। एक ऐसा ज्ञान है जिसके आधार पर हमने कुछ गुण डेवलप कर लिए हैं, और कुछ गुणों के आधार पर हमने कुछ मानक बना लिए, जिससे कि हम समाज में एक साथ रह सकें। ठीक है, समाज में एक साथ रह सकें। और समाज में एक साथ क्यों रह सकें? क्योंकि हम सबकी जरूरतें हैं, जरूरतों को पूर्ण पूर्ण कर सकें या जरूरतों की पूर्ति कर सकें। बोलिए। तो हम समाज में एक साथ इसलिए रह रहे हैं ताकि आवश्यकता है, परंतु समाज में रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? कुछ गुणों की आवश्यकता है, कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे कि हमने अपने ज्ञान से ये गुण डेवलप कर लिए कि हमें सबके साथ सत्य बोलना चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ हमें अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए। बोलो, तो हमारा जो आज इस समाज में मिलजुल कर रहने का जो आधार है, जो हमारे समाज में व्याप्त है गहराई से गुण, जो क्या गहराई से गुण व्याप्त हैं, वो ही हमारे क्या कहलाते हैं? संस्कृति कहलाते हैं। जबकि ये कैसी है संस्कृति? कैसी है? अमूर्त है, मतलब ये दिखाई नहीं देगी। आप सत्य को, प्रेम को, अहिंसा को, खुशी को देख नहीं सकते। सभ्यता क्या है? ये कृत्रिम, ये कृत्रिम और ये मूर्त है, मतलब ये चारों तरफ दिखाई देती है। चाहे आपकी सड़क हो, चाहे पुल हो, बोलिए, चाहे आवास हो, बोलिए। तो ये सभ्यता का मतलब जो हमने मानव के जीवन को, मानव के जीवन को सभ्य बना, उन्नत बनाने जैसे उन्नत बनाने के लिए तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। परंतु सुख सुविधाओं से युक्त करने के लिए, जैसे कि पंखा था तो कूलर बना लिया, कूलर है तो एसी बना लिया, अनाज का उत्पादन करने लगे, परिवहन के संसाधन डेवलप करने लगे, संचार पहले कबूतरबाजी करते थे, अब फोन से, अब वीडियो कॉल हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है कौन कहाँ है, किस सिचुएशन में। तो ये सब क्या है? कृत्रिम तरीके से चारों तरफ पर्यावरण को हमने अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। वो सब तत्व किस में आते हैं? सभ्यता में आते हैं। और जो हमने समाज में रहकर कुछ गुण डेवलप कर लिए, कुछ मानक, तो भाई हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या करेंगे? बड़ों का सम्मान करने के लिए हमें नमस्कार करना चाहिए, हमें पैर छूना चाहिए, हमें झुक के आशीर्वाद लेना चाहिए उनका। तो हमने कुछ गुण डेवलप कर लिए। तो वहीं हमने कुछ यहाँ पर सभ्यता के क्रम में कुछ आवास डेवलप कर लिया, परिवहन संचार के साधन डेवलप कर लिए, कपड़े बना लिए। बोलिए, तो याद रखना, सभ्य जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहना हो उसको संस्कृति हो। बोलो, कई हमने देखते हैं कि कई लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, परंतु वो मिल बांट के नहीं खाते। रोटी बनाना और रोटी उत्पादित करना, मतलब अपने घर में अनाज का भंडार है, ये बड़ी बात नहीं है, पर उस अनाज को मिलजुल के खाना, ये संस्कृति है हमारी। बोलिए, ये मतलब कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पर पैसे को सब में बांट कर समानता के साथ समाजवाद की अवधारणा की बात करें, या हमारे संविधान की बात करें, या हमारी संस्कृति को बयां करते हैं, बताते हैं कि हमारा देश कैसा है। एक लोकतांत्रिक देश है, मानवतावादी देश है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहने की आजादी देते हैं, हम समाज में संसाधनों का समान रूप से वितरण करते हैं। समावेशी विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये क्या है? यही तो हमारी संस्कृति है कि हम ये नहीं कि संसाधनों का सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, उस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, ये संस्कृति है। बोलिए, हमें अगर रहना है यहाँ पे, तो ये नहीं कि हम सिर्फ बहुसंख्यक लोग ही रहेंगे, हाँ अल्पसंख्यक लोग भी रहेंगे,
और ये किसी भी देश की अगर संस्कृति आपको देखना है तो देखिए कि किस प्रकार से बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों के साथ व्यवहार करते हैं भाई। देखिए, तो हमारे देश में तो आप सबको पता है भाईचारे की भावना की कमी है, प्रेम, दया, करुणा से युक्त है हमारा देश, आध्यात्म से युक्त है। तो हमारे देश में तो संस्कृति की लहर बह रही है और ये सनातन काल से चली आ रही है और आज भी बह रही है और आज भी हम विश्व को मानवता का संदेश दे रहे हैं। बोलिए। तो संस्कृति क्या है? समाज में व्याप्त गहराई से भी गुण या ज्ञान जिसके आधार पर समाज में हम एक साथ सभी लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। देखिए, डॉक्टरी करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, डॉक्टरी कर ली अपने अच्छे से और डॉक्टरी सीख ली, पर डॉक्टरी के साथ ईमानदारी होना जरूरी है। तो हमारे देश में जो डॉक्टर है, टीचर बनना जरूर बड़ी बात नहीं, पर टीचर के साथ साथ ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना ही बड़ी बात है। बोलो। तो ये संस्कृति है, ये संस्कृति है भाई, ये संस्कृति है। आप अच्छे आवास बना लो, पर आवास में रहने के लिए कोई नहीं है। भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बोलो, घर में कलेश पैदा हो रहा है, तो ये सिर्फ आपने क्या बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर बना लिया, ये सब किया, आपने बेईमानी कर ली लोगों के साथ, या आप झूठ बोलकर चीजों का निर्माण कर रहे हैं या अजीब का चला रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास पैसा होगा आपके पास, पर क्या नहीं होगा? आपके पास संस्कृति नहीं होगी। बोलो। आपके पास वे गुण नहीं होंगे जिसके आधार पर आप अपने जीवन को संस्कारवान बना सकते हैं। आपने देखा वो घर में कई बच्चे आते हैं और वो ऊधम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ऊधम करते हैं घर में। हम नहीं कहते कि यार तुम्हारा बच्चा बिल्कुल संस्कार से कहीं पर भी टॉयलेट कर देता है, कहीं पर भी खाना गिरा देता है। आपने इसको सिखाया नहीं जीवन जीने के किस प्रकार से मायने हैं, क्या गुण है, क्या ज्ञान है, बताइए भाई, इसे सिखाइए जरा। तब तो ये समझ पाएगा चीजों को कि भाई हमें समाज में रहना है तो किस प्रकार से कुछ गुणों के आधार पर हमें जीवन जीना है। तो हम कहते हैं संस्कार लेस हैं आपके बच्चे। कई बच्चे घर में आ जाते हैं, ऐसा तांडव कर देते हैं, ऐसा आतंकवादी हमला कर देते हैं घर में कि इधर से उधर सामान को, कभी इधर से उधर सामान को पटकते हैं, कभी इधर किसी को पीट रहे हैं, किसी के साथ हिंसा कर रहे हैं। तो हम कहते हैं यार तुम्हें बच्चे मैनर्स ही लेस हैं, है ना? अच्छे कपड़ा पहना है बच्चा, लग रहा है कि सब है, परंतु संस्कृति तो उसमें है ही नहीं। कई बार लोगों को देखते हैं हम कितने अच्छे कपड़े पहन के आया, परंतु जैसे ही उसने मुंह खोला, गुटखा थूक दिया उसने। बोलो। तो कहीं वो है अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो जरूरी नहीं है जो अच्छे कपड़े पहने हो सब हो वो संस्कृत भी हो, है कि नहीं? पर मैं मानता हूँ जो सुसंस्कृत है वो शब्द हो सकता है ना? तो ये मैंने संस्कृति और सभ्यता पर भी चर्चा की थोड़ी, क्योंकि यहाँ क्या किस शब्द का यूज किया है? सभ्यता का। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे किस पर बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण पर। हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण में सबसे पहले हम नगर नियोजन इसका महत्वपूर्ण था। नगर नियोजन, है ना? नगर नियोजन मतलब नगर की व्यवस्था कैसी थी, किस पर बात करते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम घरों की बात करते हैं। तो घरों की बात करें तो यहाँ जो घर थे वो कैसे बने थे? पक्की ईंटों से बने थे। अधिकांशतः पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, इनको ज्ञान था कि हमें ऐसे घर बनाने हैं जो मजबूत हो। इससे समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी या पृथ्वी में हलचल उस समय भी होते होंगे जिससे कि भूकंप वगैरह आते होंगे, और इसी बात को इन्होंने ध्यान में रखते हुए घरों की मजबूती पर बल दिया होगा। 2 प्रकार के घर होते हैं, एक तो घर सौंदर्य के लिए बनाए जाते हैं कि देखने में सुंदर लगे पर मजबूती ना हो, परंतु ये लोग सौंदर्यता पर बल नहीं दे रहे, ये बल किस पर दे रहे हैं कि घर ऐसे होना चाहिए जो मजबूत हो। इसलिए तो आज आपकी खुदाई में उनके नगर निकले हैं, उनमें आवास निकले हैं, बड़ा-बड़ा स्नानागार निकला है, अन्नागार निकला है। बोलो। पक्की ईंटों के बने होते थे। सोचो, पानी कुआं होता था घरों में, क्या होता था? कुआं होता था घरों में, नालियां होती थी। सोचो, घरों में नालियां होती थी, कुआं, और ये दोनों एक दूसरे से क्या होते थे? दूर, है ना? ऐसा नहीं है कि नाली एक साथ में नाली भी जा रही है और पानी पीने का कुआं भी है, तो पता चला कि नाली का पानी कुएं में मिल गया। हम देखते हैं कई बार बाहर सड़क पर देखते हैं कि गंदगी पड़ी हुई है, पानी बह रहा है ऊपर से, गंदा पानी, सीवेज का पानी बह रहा है, वही पानी की पाइपलाइन भी गई, दोनों मिल जाते हैं कई बार। और घरों में लाल पीला पानी आता है, समझ में नहीं आता कि ये भगवान ये कहाँ से आ रहा है पानी। बोलो। और उस पानी को पीकर लोग बाग क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो ये याद रखें कि उस समय सबसे ज्यादा किस पर बल दिया जा रहा है? बात बताइए, किस पर बल दिया जा रहा है? स्वच्छता पर। कि पानी की कुआं है और जो गंदी नालियां हैं वो एक दूसरे से दूर होती थी, और नालियां क्या होती थी? ढकी होती थी। सबसे बड़ी बात, नालियां क्या होती थी? नालियां ढकी होती थी, और साथ में नालियां ढकी होने के साथ इन नालियों को साफ करने के लिए मैन हॉल भी होते थे। सोचो, मैन हॉल भी होते थे। ये हमारा घर है और ये घर से नाली गई हुई है, और बीच में से साफ करने के लिए क्या है? मैन हॉल भी है, और साथ में इतनी दूर कुआं है। आप देख सकते हैं पानी पीने के लिए इतनी दूर कुआं है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि घरों में
घरों में जो इनकी मुख्य दरवाजे थे, दरवाजे मुख्य दरवाजे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये पीछे की ओर ओपन होते थे। किधर ओपन होते थे? पीछे की ओर। अर्थात यहाँ अगर सड़क है, ये मेन सड़क है, तो दरवाजा किधर खुलेगा? पीछे। तो मेन मुख्य दरवाजा किधर खुलता था? पीछे। ऐसा क्यों? ताकि यहाँ सड़क से धूल वगैरह किसमें ना जाए? इनके घर में ना जाए। धूल वगैरह कहाँ ना जाए? इनके घर में ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कि अब इस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नालियां ढकी हैं, मैन हॉल है, नाली और पानी, तो ये सब चीजें मतलब इन घरों में और शहर में किस पर बल दिया गया था? स्वच्छता पर। तो अभी हम किस पर बात कर रहे थे कि ये स्मार्ट सिटी के आधार पर विकसित थी, स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर विकसित थी, कंसेप्ट पर विकसित थी। तो साथ में यहाँ स्वच्छता भी बहुत मायने रखती थी। और आज जिस प्रकार से 2014 के बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, 2014 के बाद जिस पर से स्वच्छता ही भारत में उद्देश्य बना लिया गया है कि हमें पूरे भारत को। और एक और बड़ी बात यार, कितनी बड़ी बात है कि भाई साहब प्रत्येक घर में शौचालय हुआ करते थे। बोलो, शौचालय जो आज हम बना रहे हैं कि भाई आज गांव में और शहरों में शौचालय होना चाहिए, पर्याप्त स्वच्छ होने चाहिए। ये शौचालय आज से 7-8 हजार साल पहले सोचो, भारत में हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर में शौचालय थे। और आज हम देखते हैं कि टॉयलेट एक प्रेम गाथा मूवी बनाई गई है, जिससे कि समाज को प्रेरणा दी गई है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें कोशिश करना है कि हर घर में शौचालय हो। लोगों को प्रेरित, सबसे बड़ी बात है कि मनोवृत्ति, लोग उसको फिल्म में बताया गया है कि किस प्रकार से घर में अगर शौचालय बना लिया जाएगा तो घर की पूरी स्वच्छता चली जाएगी। इसलिए वो घर में कभी शौचालय आंगन में बनने ही नहीं देते उस गाँव के लोग। तो वहाँ यही बताया गया है कि घर में शौचालय बनने से स्वच्छता नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत तो जो आपका जो दिमाग है, जो मनोवृत्ति आपकी बन गई है किसी विषय के प्रति, जो अवधारणाएं बन गई उनको बदलने की आवश्यकता है, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं। तो सोचो, प्रत्येक घर में शौचालय भी है, पीने का कुआं भी है, नालियां भी ढकी हुई हैं, उनमें मैन होल भी है। सोचो, नालियां ढकी हैं, हमारे यहाँ तो आप अभी देख रहे हैं कहीं नाले खुले हुए हैं, वो लोग कई जानवर उसमें चले जाते हैं, कई लोग भी चले जाते हैं पी कर उसमें, मतलब गिर जाते हैं, सुबह उठते हैं तब पता चलता है। जानवर उसे जब देख रहा होता है कि भाई मेरे अलावा और कोई भी है, तो पता चलता है ये तो इंसान है। तो बोलो, तो नालियां ढकी, मैन होल आपने देखा होगा कई जगह हमारे देश में निकले रहते हैं अभी भी। देखो रोड पर कई कई लोग मोबाइल से बात करते जा रहे हैं धुन में, और आपने रील में देखा होगा वो पाताल नहीं जाते हैं सीधे। उनको पता ही नहीं चलता कि भाई हमारा आदमी इधर से निकला, देखा कि किसी ने, तब कैमरे में देखा जाता है कि हाँ देखा था इस मैन होल के अंदर। सोचो, मुख्य दरवाजे पीछे की तरफ, आज हम देखते हैं कि मुख्य दरवाजे पीछे की तरफ तो धूल वगैरह नहीं जाएगी, साथ में एक्सीडेंट नहीं होंगे। अगर बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होंगे मेन रोड पर आ जाते हैं तो कई लोगों का क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है यार। क्या दिमाग था! सोचो, जो दुर्घटनाओं से बचने का उपाय कर रहे हैं, जो स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता होगी, देखिए सीधी बात है, आपको याद रखना है, स्वच्छता होगी तो क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आय अधिक होगी, आय अधिक होगी तो जीवन स्तर कैसा होगा बताइए? जो लोगों का जीवन स्तर है, जीवन स्तर क्यों बोले? क्योंकि पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा ना आपको। फिजूल खर्च, ये फिजूल खर्च है। हम आए दिन बीमार हो जाते हैं, मतलब कि बीमारी हम लेकर आते हैं, मक्खी मच्छर तो तमाम है। बोलो, बीमारियां खुद हमसे डरती हैं। तो कि हे भगवान, इतनी अस्वच्छता किस काम की? बाहर सामान रखा हुआ है, आप देख रहे हैं खाने का, उस पर मक्खी मच्छर और अन्य जीव जंतु भिन बना रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके बाद भी हम उस खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई उल्टी हो गया, दस्त हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। सोचो, इनसे सीखो, प्रेरणा लो। इतिहास क्या है? इतिहास मैसेज डिलीवर कर रहा है। हर एक इतिहास का पन्ना, हर इतिहास की घटना हमें मैसेज दे रही है कि सुधरने का समय है। कहीं गलती हो रही है तो उसे सुधारने का समय है। इतिहास की परिभाषा यही है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना और इसे सीख लेना, ताकि हम सुनहरे भविष्य का क्या कर सके? निर्माण कर सके। पर हम सीख ले ही नहीं रहे, हम इतिहास पढ़ ही नहीं रहे। सिर्फ इतिहास पढ़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लाने के स्तर पर, नंबर लाने के स्तर पर न पढ़िए, उन्हें सीखने के स्तर पर पढ़िए। उसे आज वर्तमान के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। ठीक है? तो एक तो घरों की बात हो गई, 2 मंजिला घर होते थे, पर्याप्त खिड़की, रोशनदान। आज हम देखते हैं पर्यावरण के अनुकूल घर थे, लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं थी। आज तो हमारे घर देखते हैं हम कि बड़े-बड़े शहरों में लाइट जली तो सवेरा, लाइट बंद कर दी तो अंधेरा। चला डे नाइट का खेल किससे हो रहा है? लाइट से ही हो रहा है। अंदर इतने की रोशनी सूरज की गलती से भी नहीं जा सकती। बोलिए, अब रोशनी नहीं जाएगी और उसमें जो वायु भरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड पूरे कमरे में, बताइए। और इसके बाद वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है, तो जो कोई व्यक्ति रह रहा होगा, कोई पर्सन रह रहा होगा, वो तो वैसे ही बीमार हो जाएगा। उसकी तो मानसिक और शारीरिक हालत ही खराब हो जाएगी। वो तो किसी काम की ही लायक नहीं रहेगा। तो इससे हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि पर्यावरण अनुकूल, और आज पूरा विश्व इस बात पर बल दे रहा है कि हमें पर्यावरण
के साथ मिलकर काम करना है। इसलिए जब भी कोई आवास बने, जब भी कोई विकास के कार्य हो, वो पर्यावरण को संदर्भ में रखकर हो, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे, पर्यावरण के अनुकूल हो, जिसी को सतत विकास कहा गया है। बोलिएगा। दूसरी बात, इनकी सड़कें, सड़कों की बात करें तो आप सबको पता है कि सड़कों की बात करें तो सड़कों समकोण पर काटती, चेस बोर्ड पद्धति, समकोण पर, इस प्रकार से इधर से सड़क आई, इधर से सड़क आई, और आज आप देखते हैं आज हम देखते हैं कि सड़कें कहीं पर भी काट दें, और कई जगह तो लिखा रहता है कि अंदर मोटा, बताइए हमें कई जगह सड़कें ऐसी देखने को मिलती है, इधर से आ रही है, बताइए इधर से वाहन आ रहा है, इधर से आ रहा है, और लिखा रहता है अंदर मोड़ के, आप आंख बंद करके चलाओ चाहे आंख खोल के चलाओ, वो तो अंधा है। अब अंधा ही है तो फिर चलाने का क्या, वो तो एक्सीडेंट होने। और कई जगह चौराहे और रोड ऐसी डिजाइन की गई है कि आए दिन एक्सीडेंट, डिजाइनिंग में गलती है, पता है इनकी डिजाइनिंग, इनको डिजाइन आता था, सोचो कि नेटवर्क बनाया रोडों का ऐसा कि व्यक्ति को पता है कि अगले वाले चौराहे पर रोड समकोण पर होगी, मुझे आने वाला सामने वाला वाहन दिखाई देगा पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त समय होगा कि मैं अपने वाहन की सुरक्षा कर सकूं, और सामने वाले वाहन के पास भी पर्याप्त समय होगा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, सोचो। और आज हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ चलते हैं, सड़क कोई बीच में चलता है, सड़क के कोई साइड में चलता है, कोई पश्चिम में, कोई पूरब में, समझ में नहीं आता कि सड़क में कब जाम लग जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए। और हमारे देश में आप सबको पता है कि एक्सीडेंट का अगर एवरेज निकाला जाए तो आए दिन एक्सीडेंट से कई लोगों की मौत होती है। तो इसे सुधारने के लिए हमें कहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, बोले कहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, यहाँ से लेनी चाहिए, बोलिए किससे लेनी चाहिए, हमें हड़प्पा संस्कृति से लेनी चाहिए, बोलिए। और तो और यार, अगली बात जो मैं कहूँ कि जल संरक्षण के लिए आप जाएंगे धौलावीरा, तो वहां आप देखेंगे बड़े बड़े जलाशय, ऐसे जलाशय प्राप्त हुए, ये जलाशय एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, और इनसे नदियां कनेक्ट होती थी, सोचो यार, नदियां, अगर इधर नदी में पानी कम है तो यहाँ से जलाशय से पानी भरते हुए कहाँ तक आता था, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जाता था। यार क्या मतलब, आज जो वाटर हार्वेस्टिंग की, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी यूनेस्को की धरोहर, यूनेस्को ने भी इस बात पर, विश्व ने भी इस बात पर बल दिया। तो सोचो आप यार कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की कमी, 70% भारत विश्व में पानी, पृथ्वी पर पानी, पर वो काम का ही नहीं है पानी, बोलो सिर्फ 2 या 3% पानी पीने योग्य है। सोचो, और अगर उसी को हमने वेस्ट कर दिया, उसी को हमने बर्बाद कर दिया, नदियों को नाला बना दिया, काला कर दिया, तो आने वाले समय में क्या होगा बताइए, जल युद्ध होगा, वाटर वार होगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। कभी कई हमारे पूर्वजों ने पानी किसमें देखा था, बताइए, हमारे पूर्वजों ने पानी नदियों में देखा था, तालाबों में देखा था, हम किसमें देखा है, नलों में, और आने वाले लोग देखेंगे नहीं शायद, बोलो। तब आपसे प्रश्न करेंगे वो हमारे, हम पूर्वजों से प्रश्न करेंगे कि बताइए आपने ऐसा क्या किया पानी के साथ, ऐसा क्या दुरुपयोग किया, कि आज हमारे पास पैसा है पर पानी खरीदने के लिए नहीं, क्या करेंगे ऐसे पैसे का, कि पैसा तो होगा पर लोगों के पास खरीदने के लिए अनाज नहीं होगा, बोलिए, पानी नहीं होगा। आज आपने देखा पानी की बोतल जो 5 रुपए की आती थी, वो धीरे धीरे 10 रुपए की, 30 रुपए की, 20 रुपए की होती जा रही है। इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। पर हमें, कई लोग गाड़ी धोते हैं, कई लोग घर धोते हैं, कई लोग सड़कें धोते हैं, कई लोग बिना बात के ही पानी फैलाते रहते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, पानी हमारे लिए अनमोल है, हम भूखे रह सकते हैं पर लंबे समय तक प्यासे नहीं रह सकते, हम ही नहीं, पर्यावरण भी नहीं रह सकता, अन्य जीव जंतु भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो पानी जल संरक्षण यहाँ मौजूद था। बोलिए, तो सड़कें समकोण पर काट रही हैं, जल संरक्षण की प्रणाली मौजूद है, जहाँ शौचालय मौजूद है, जहाँ नालियां मौजूद है, जहाँ मुख्य दरवाजे पीछे की तरफ निकल रहे हैं, पक्की ईंटों से मकान बने हुए हैं, कुआं मौजूद है, सोचो। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि, और दूसरी बात, यहाँ जितने भी आवास बने हुए थे, इससे ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे आवास, अर्थात एक नेटवर्क बना हुआ था, आवास एक दूसरे से जाल, संजाल बना हुआ था, है ना, इस प्रकार से आवास बने हुए थे, एक दूसरे से कनेक्ट थे, तो व्यवस्थित थे, व्यवस्थित थे भाई, और बीच में रोड हुआ करती थी, सोचो, और ये गलियों में रोड हुआ करती थी, इस प्रकार से। तो यहाँ संजाल था, संजाल नेटवर्क था आवास का, बोलो। मैं कल गया था, रोड ही खत्म हो गई, पता है, सामने आवास आ गई, मैं कल गलती से भटक गया एक रोड पर, मुझे मंदिर जाना था, तो मैं गया तो आगे जाके रोड ही खत्म हो गई, किसी का घर आ गया सामने, वो घर वाला पूछ रहा है कि भाई कहाँ जाना है, कि भाई गलती हो गई, समझ में ही नहीं आता कि कब रोड खत्म हो जाए, कब किसी का सामने घर आ जाए। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि जाते जाते रोड ही खत्म हो गए, सामने घर है किसी का, अब वो आपसे पूछ रहे कि भाई अब घर में आओगे क्या गाड़ी लेके, अरे भैया हमें नहीं पता कि यार यहाँ भी रोड खत्म हो सकती है, और कहाँ रोड खत्म हो सकती है, कहाँ नाला आ जाए, कहाँ घर आ जाए,
कहाँ सड़क खत्म हो जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि कितनी व्यवस्थित व्यवस्थित नगरीकृत सभ्यता थी ये, कि जहाँ आवास संजाल एक ग्रिड पद्धति में बनी होती, जहाँ रोडें समकोण पर काट रही थी, जहाँ स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा था, जहाँ जल संरक्षण की प्रणाली मौजूद थी, जहाँ परिवहन के लिए उचित व्यवस्था थी, जहाँ स्वच्छ पानी पीने के लिए कुएं हुआ करते थे, जहाँ स्वच्छता को लेकर नालियां में मेन हॉल ढके हुआ करते थे, छोटी छोटी नालियां बड़े बड़े नाले से कनेक्ट हुआ करती थी। तो इससे हमें आज ज्ञान मिलता है। किस बात का ज्ञान मिलता है? देखिए, जो व्यक्ति समझेगा प्रश्न को और जो व्यक्ति समझेगा उस क्षेत्र को, उस विषय की गहराई को, वही सबसे अच्छे नंबर लेकर आ पाएगा। मैंने देखा है जो लोगों ने समझकर प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में लिखा है, उनको अधिकतर नंबर प्राप्त हुए। तो कोशिश कीजिए कि रटने से ज्यादा हम समझने पर बल दें। तो यहाँ आप क्या नहीं कह सकते, यहाँ कह सकते हैं यातायात प्रबंधन की उचित प्रणाली मौजूद थी, यहाँ कह सकते हैं जल संरक्षण की प्रणाली, और इसे वर्तमान में कनेक्ट करो कि आज वर्तमान में तिक्स में आपका टॉपिक है यातायात प्रबंधन, उससे जोड़ो कि तिक्स में यातायात प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो आज बड़े बड़े शहरों की सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि कई किलोमीटर आपने देखा होगा कुंभ में, महाकुंभ में किस प्रकार से यातायात को लेकर समस्या है, ट्रैफिक जाम। कई लोगों से हम प्रश्न करते थे फोन करके, क्यों भाई कहाँ हो, तो बोलते हैं 8 घंटे से हम जाम में फंसे हुए। भैया ऐसी कैसी रोड बनाई है हमने? अब आप आरोप लगाओ कि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है। जनसंख्या वृद्धि को आप रोक नहीं सकते, जनसंख्या तो बढ़नी है, पूरे विश्व की बढ़नी है, हमारी ही क्या? बोलो, पृथ्वी तो उतनी ही है, पर जनसंख्या पर आप मैनेज तो कर सकते हैं। अब आप कहो कि सर देश में बेरोजगारी ज्यादा है, अरे बेरोजगारी ज्यादा नहीं है, हमारे देश में युवा शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण ही गलत ले रहे हैं हम कि देश में बेरोजगारी ज्यादा है, देश में इतनी जनसंख्या। अरे उस जनसंख्या को हम किसमें, उन युवाओं को हम किसमें, संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? संसाधन में। अगर उन्हें प्रशिक्षण दे दिया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दे दी जाए, या उन्हें पढ़ा दिया जाए, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दे दी जाए, उन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड करा दिया जाए, ऋण दे दिया जाए, तो वो खुद का स्टार्टअप बना सकते हैं। हमारे देश में टैलेंट की कमी थोड़ी है, नवाचार की कमी थोड़ी है, आप रील देखकर ही समझ सकते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग टैलेंटेड है, पर उन्हें क्या नहीं है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? प्लेटफॉर्म नहीं है। और जिस दिन उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, वो दिन वो इतनी लंबी छलांग लगाते हैं कि पूरी दुनिया उनके द्वारा लगाई गई छलांग को देखती भी, वो उनसे प्रेरणा भी लेती है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आज फिर से आपसे कह रहा हूँ कि बहुत जरूरत है हमें, हमारे पास जो मानव है उनको संसाधन में परिवर्तित करने का। ना तो ट्रैफिक जाम होगा, ना बेरोजगारी की समस्या होगी, ना गरीबी होगी, ना अस्वच्छता होगी, ना ही बीमारियों का राज होगा। सब लोग पढ़े लिखे होंगे, सब लोग की जीवन स्तर में सुधार होगा, आय में वृद्धि होगी, देश प्रोग्रेस करेगा, विश्व प्रोग्रेस करेगा। यही अवधारणा हमारी होनी चाहिए। सभी जगह शौचालय थी, सोचो, सभी जगह मुख्य दरवाजे पीछे की तरफ खुला करते थे, मैन हुआ करते थे, नालियां ढकी हुआ करती थी, कुआं पानी पीने के लिए होते थे, पक्की ईंटें होती थी। सोचो आप, कितना व्यवस्थित नगर हुआ करता था कि जहाँ जल संरक्षण से लेकर नालियों के ढकने तक, साथ में यातायात प्रबंधन तक, साथ में ग्रिड पद्धति। और एक और बात और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है नगर नियोजन में, कि हाँ, नगर भी दो भागों में बटा हुआ था। एक था ऊंचा टीला, और एक था नीचा टीला, है ना? नीचा टीला, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं आप बस, क्योंकि हमें लेख के द्वारा जो लेख कराते हैं उनसे तो हम समझ में नहीं आता, क्योंकि हम वो पढ़े नहीं गए। अंदाजा लगा के हम कह सकते हैं कि ऊंचे टीले पर कौन रहता होगा? शासक वर्ग। आज भी हम देखते हैं कि अलग एक वर्ग रहता है, शासक वर्ग अलग रहता है, प्रशासक वर्ग अलग रहता है, और नीचे टीले पर सामान्य जन लोग यहाँ रहते होंगे, जो कि एक साथ मिलकर इस सभ्यता के विकास में सहयोग करते हुए नजर आएंगे। तो देख सकते हैं हम कि ये यहाँ पर भी इस भौगोलिक विभाजन के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि समाज का या लोगों का इसमें अलग अलग वर्ग रहा होगा, और इस वर्ग के माध्यम से, इस वर्ग के माध्यम से सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगली क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला पर चर्चा करेंगे, उसकी व्यापारिक जो विशेषताएं थी उस पर हम चर्चा करेंगे। समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे। संस्कृति कैसी थी, इन सब पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की? एक तो संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी। और आप समझिए, इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा मुझसे समझने का प्रयास कीजिए, और इसको समझकर अपने जीवन में उतारिए। देखिए, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।